वो आंखें। जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी। मुझे काम के सिलसिले में दिल्ली से जम्मू जाना था। नई दिल्ली प्लेटफॉर्म पर मैं जम्मू राजधानी का इंतजार कर रहा था। गर्मी और भीड़ दोनों से ही मुझे कोफ्त हो रही थी। 8:30 बज चुके थे और ट्रेन किसी भी वक्त आने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर बहुत अफरा तफरी मची थी। कुली और फेरी वाले इधर से उधर भाग रहे थे। फौजी अपने कंधों पर भारी भरकम बैग उठाए अपने कोच की तरफ जा रहे थे। कुछ लोग वही प्लेटफॉर्म पर चादर बिछा आराम से खा पी रहे थे। छोटे बच्चों का खेल यहाँ भी जारी था। उनकी मम्मियों की तेज आवाजें फेरी वालों और दूसरी आवाजों के साथ मिलकर एक शोर में परिवर्तित हो रही थी। ठीक 8:40 पर ट्रेन आ गई। मैं जल्दी से दूसरे दर्जे के वातानुकूलित डिब्बे में, जहां मेरी सीट आरक्षित थी, चढ़ गया। सूटकेस मैंने अपनी सीट के नीचे लगा लिया। जूते उतारकर बैग में रखे, स्लीपर बाहर निकाले, शर्ट का एक बटन खोला और बाहें चढ़ा आराम से पैर फैला लिए। 5 मिनट बाद सामान से लदे हुए एक लंबे एवं गोरे व्यक्ति ने कंपार्टमेंट में प्रवेश किया। जल्दी जल्दी अपना सामान लगाते हुए उसने पूछा, क्या ये सीट आपकी है? जी नहीं, मैं तो बस यूं ही टाइम पास कर रहा हूँ, मन में आया। यह जवाब मैंने मन में ही रखा और सभ्यतापूर्वक कहा, जी हाँ, ये सीट मेरी ही है। उसने फिर पूछा, क्या मैं ये बैग आपकी सीट के नीचे लगा सकता हूँ? मैंने शांत भाव से उत्तर दिया, जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। उसने कंपार्टमेंट के बाहर झांका और आवाज दी, मीरा, यहाँ आ जाओ। मेरा नाम सुनकर मैंने तुरंत बाहर झांका। उसे देखकर मैं स्तंभित रह गया। ये तो मेरी मीरा थी। 10 सालों बाद आज उसे सामने देखकर मैं कुछ बेचैनी महसूस करने लगा। मैंने उसे एक नजर ही देखा और मैंने पाया कि उसकी मांग में बहुत सारा सिंदूर लगा हुआ था। माथे पर एक बड़ी सी बिंदी सजी थी। लिपस्टिक का शौक उसे कभी नहीं था और वह उसने आज भी नहीं लगा रखी थी। उसने गुलाबी रंग की कॉटन साड़ी पहनी हुई थी, जो उस पर खूब जच रही थी। बालों का उसने ढीला सा जूड़ा बना रखा था। उसके दोनों हाथ चूड़ियों से भरे थे। बायां हाथ एक प्यारी सी 5-6 साल की बच्ची ने पकड़ रखा था, जो उसकी बेटी लग रही थी। उसकी आंखें अपनी माँ की तरह थी, बड़ी बड़ी और चंचल। मीरा मुझे देखने के बाद कुछ परेशान सी नजर आई और अपनी बेटी के साथ सामने की सीट पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखें आज शांत और गंभीर थीं। उसमें आज वो चुहलबाजी और शरारत नहीं थी, जो अक्सर उसके दिल का सारा हाल बता दिया करती थी। मेरी आंखों के सामने सारी पुरानी यादें ताजा हो आईं। एक दिन बचपन में जब हम गुड्डा गुड्डी का विवाह रचा रहे थे, तब छोटी सी किसी बात पर नाराज होकर मैं अपना गुड्डा लेकर चला गया था। उस वक्त मीरा ने गुस्से में मुझसे कहा था, जा जा, तेरा गुड्डा भी तेरी तरह डो और बेईमान है, और मेरी गुड़िया भी उससे विवाह नहीं रचाएगी। मेरी गुड़िया के लिए तो बहुत से गुड्डे हैं, तू रखना अपने गुड्डे को अपने पास अकेले। यह अलग बात है कि उसने अपनी गुड़िया का विवाह फिर कभी नहीं रचाया। एक और दिन, जब स्कूल में मास्टर जी होमवर्क पूरा नहीं होने पर लड़कों को 4-4 डंडे और लड़कियों को हाथ ऊपर करके खड़े होने की सजा दे रहे थे, तब मीरा ने अपनी कॉपी से मेरी कॉपी बदल दी थी। वो जानती थी कि मैंने काम नहीं किया हुआ था। मास्टर जी ने उसे हाथ ऊपर करके खड़े होने की सजा दी थी और पूरे वक्त में उसे चिढ़ाता रहा। उसने मुझे कहा था, अभी जाकर मैं मास्टर जी को बताती हूँ कि कल पूरा दिन तू आवारा की तरह घूमता रहा। 4 डंडे पड़ेंगे ना, तो तेरी सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जा जा, मैं नहीं डरता तुझसे और तेरे मास्टर से, हिम्मत है तो जाके बोल दे। पर उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी। आप क्या जम्मू जा रहे हैं? उसके पति ने मुझसे सवाल किया। जी हाँ, अतीत की परतों से बाहर निकलकर मैंने जवाब दिया। आप वहीं रहते हैं? नहीं, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो, तो आप हमारी ऊपर वाली बर्थ ले लेंगे। दरअसल ऊपर वाली बर्थ पर नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं ऊपर वाली बर्थ पर सो जाऊंगा, मैंने उसकी बात के बीच में ही जवाब दिया। हम लोग जम्मू में ही रहते हैं, दिल्ली छुट्टियां मनाने आए थे। मजेदार है जी दिल्ली, खाना भी, सड़कें भी और मौसम भी। इस दौरान मीरा पूरे वक्त खिड़की से बाहर ही देखती रही। मेरा नाम गोविंद है, आपका क्या नाम है? उसके पति ने फिर से बात शुरू की। जी, मेरा नाम भी गोविंद है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। जी,
मुझे कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। खुली हवा की तलाश में मैं दरवाजे पर आया, पर वहां पेंट्री वालों का सामान रखा था। मैं अंदर से ही दूसरे डिब्बे से होता हुआ अगले दरवाजे पर पहुंच गया और उसको खोलकर काफी देर वहीं खड़ा रहा। बाहर अंधेरे में तेजी से गुजरते खंभों और पेड़ों को देखता रहा। रात के 10 बज गए थे। मैं अपने कंपार्टमेंट में वापस आया। देखा वो लोग खाना खा रहे थे। बच्ची सो चुकी थी। अरे आप आ गए, कहाँ चले गए थे? मैं आपको दरवाजे तक देखकर भी आया। आपके खाने का ऑर्डर देना था। फिर हमारी श्रीमती जी ने आपका खाना भी वेज ही ऑर्डर कर दिया। मैं इनसे कह रहा था कि अगर आप नॉन वेज हुए तो। फिर हम तो गए। जी नहीं, मैं वेजिटेरियन ही हूँ। बहुत ही शांत स्वर में मैंने जवाब दिया। चलिए, फिर तो ठीक है। हम बच गए। क्यों श्रीमती जी? और वो खिलखिलाकर हंस दिए। बहुत कोशिशों के बाद गोविंद की हंसी का जवाब मैंने भी मुस्कुरा कर दिया। इसी बीच मैंने उन दो परिचित आंखों को अपने चेहरे पर महसूस किया। मैं जानता था कि वो आंखें मेरी बनावटी मुस्कान को पहचान जाएंगी। मेरा सर्वश्रेष्ठ अभिनय भी मेरे अंदर के ज्वार को छुपा नहीं पाएगा। मैं अपना खाना लेकर ऊपर की बर्थ पर जाने लगा। इस पर मीरा ने गोविंद से कुछ कहा। अरे, आप यहीं आराम से बैठकर खाना खा लीजिए, उसके बाद ऊपर वाली बर्थ पर चले जाइएगा। गोविंद ने आग्रह किया। नहीं, ठीक है, आप लोग आराम कर लीजिए। हमें तो आपसे कोई तकलीफ नहीं है, पर अगर आपको हमसे है तो हम बाहर चले जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कहते हुए मैं नीचे की बर्थ पर ही बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद गोविंद उठकर हाथ धोने चला गया। दाल बिल्कुल फीकी थी। मैं अचार के साथ रोटी खा रहा था। अचार मुझे पसंद नहीं, और आम का तो बिल्कुल भी नहीं। अचानक वो मेरे गले में फंस गया। मैं जोर जोर से खांसने लगा। मीरा ने मुझे पानी दिया। उसके बाद भी मेरी खांसी ठीक नहीं हुई। उसने जोर से 2 हाथ मेरी पीठ पर मारे, और अब मैं बिल्कुल ठीक था। बचपन में भी वो ऐसे ही किया करती थी। इसके बदले में उसे 2 घूंसे मारा करता था और कहता, तुझे तो बस मुझे मारने का बहाना चाहिए। और वो रोती हुई कहती, अटकने दे तेरा खाना, अगली बार मर भी जाएगा ना, तब भी नहीं आऊंगी। गोविंद अब आ चुका था। खाना खाने के बाद मैं हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की ओर चल पड़ा, और जब वापस आया तो देखा मेरी बर्थ पर भी बिस्तर लगा हुआ था। मैं अपनी बर्थ पर जाकर लेट गया और फिर से अतीत की यादों में खो गया। आज से 10 साल पहले जब आखिरी बार मैंने मीरा को देखा था, तब भी मैं ट्रेन में ही था, और मीरा अपनी डबडबाई हुई आंखों के साथ मेरे दोनों हाथों को पकड़े हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। गुड्डे और गुड़िया का विवाह रचाते रचाते कब जवानी की दहलीज पर कदम रखा और एक दूसरे के साथ विवाह रचाने के स्वप्न संजोने लगे, पता ही नहीं चला। इन्हीं सपनों को साथ लेकर नौकरी के लिए मैं शहर जा रहा था। गाड़ी के इंजन की सीटी के साथ मीरा की अश्रुधारा और तीव्र हो गई थी। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, और इसी के साथ मीरा की हिदायतें भी। मैं शहर पहुंच चुका था, वह शहर जहां पहुंचकर स्वप्नों का स्वरूप ही बदल गया। प्रेम और विवाह जैसी भावनाओं की जगह उच्च महत्वाकांक्षाओं ने ले ली। मीरा की चिट्ठियों का जवाब देने का समय भी नहीं रहा मेरे पास। समय बीतता गया और फिर एक दिन मीरा के विवाह तय होने की खबर ने झकझोरकर मुझे धरातल पर ला दिया। उससे दूर होने की कल्पना से ही मैं सिहर उठा और आनन फानन में वापस भागा, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। इन्हीं यादों में डूबे हुए कब आंख लगी और कब सुबह हुई, पता ही नहीं चला। कुली कुली की आवाज के साथ मेरी नींद खुली तो देखा गोविंद सीट के नीचे से अपना सामान निकाल रहा था। मीरा अभी कंपार्टमेंट में ही थी, वो बेटी के बाल बना रही थी। गोविंद ने मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा, अच्छा गोविंद जी, सफर अच्छा रहा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मैंने भी जवाब में उतनी ही गर्मजोशी दिखाई। गोविंद मुझे अच्छा लगा, उसकी जिंदादिली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। कहाँ मेरे जैसा चिरकुट और लड़ाकू, और कहाँ गोविंद जैसा समझदार और हंसमुख इंसान। गोविंद ने मीरा से कहा, चलिए श्रीमती जी जल्दी आइए, और वो आखिरी बैग लेकर बाहर की ओर निकल गया। मैं अपना सूटकेस सीट के नीचे से खींच रहा था, तो पता नहीं कैसे उसका एक कोना मीरा के पैर पर लग गया। अचानक ही मेरे मुंह से निकला, माफ कीजिएगा। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, माफ? वो तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं करूंगी।
इस बार मैं चाहकर भी उन आंखों को पढ़ नहीं पाया। वो आंखें अब मेरे लिए अपरिचित जो हो गई थीं। जल्दी जल्दी वो ट्रेन से उतरी और भीड़ में जाकर कहीं खो गई।